हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शिवेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंदर लिखते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र को बनाने के लिए एक मजबूत अर्थशास्त्र होना बहुत जरूरी है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य अपनी ही अर्थशास्त्र के अंदर यह कहते हैं कि सरकार की जितनी भी अंडरटेकिंग है वो सब फाइनेंस पे डिपेंड करती है। ऐसे केस में ट्रेजरी को एटमोस्ट इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एफ.ए. निग्रो कहते हैं कि लोगों की डिमांड में किसी भी देश में कोई कमी नहीं है, पर कमी कहीं पे है तो वो है फाइनेंस में। ऐसे केस में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और भारत के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर भारत ये बताता है कि आने वाले वर्ष में उसकी अर्थव्यवस्था किस स्कीम पे, किस पॉलिसी पे चलने वाली है और कौन कौन से टैक्स जो है वो वसूल किए जाने वाले हैं। मतलब आने वाली पूरी अर्थव्यवस्था इसी बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिपेंड रहती है, जिसके कारण से न केवल भारत की न्यूज एजेंसियां बल्कि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसी है वो भारत के इस बजट के ऊपर नजर टिकाए बैठती है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसके ऊपर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भारी मात्रा में डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी बजट के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट की प्रोसेस होती कैसे है, किस तरीके से यह बजट बनता है, किस तरीके से यह बजट पास होता है, कहां पास होता है और पार्लियामेंट में ही क्यों होता है। इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो लाइव। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर रहे हो तो 31 तारीख तक एक बहुत बेहतर ऑफर अवेलेबल है। मतलब आज की तारीख तक एक बहुत बेहतर ऑफर अवेलेबल है, जहां पर अगर आप कोड यूज करते हो SRC10, जहां पर कोई स्पेस नहीं है, और उसके बाद में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% तक का डिस्काउंट अभी मिलने वाला है। यह ऑफर केवल 31 तारीख तक वैलिड है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद आपको मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करना है और किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं बजट के बारे में। बजट, अभी तक की मेरी बात से यह बात समझ में आ गया होगा कि बजट का मतलब यह होता है कि सरकार कितना टैक्स वसूल करेगी और सरकार कितना खर्चा किस स्कीम पे करेगी। पर जो टैक्स वसूल किया जाता है वो कोई हाथ में तो रखेंगे नहीं, और जो टैक्स के वसूल करने के बाद में जो खर्चा किया जाता है अलग अलग स्कीम्स में, पॉलिसी में, उनको भी जेब से निकाल के तो देंगे नहीं। उसके लिए एक सेपरेट फंड होता है जिसे कहा जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये वो फंड होता है जहां से सरकार अपने पैसे निकाल पाती है। इस कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कस्टोडियन होता है पार्लियामेंट। मतलब कि अगर यहां से पैसे निकालना है तो परमिशन पार्लियामेंट की लेनी पड़ेगी। इसी कारण से जब भी बजट आएगा तो वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट कौन होती है तो आप देखोगे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इन तीनों की परमिशन जो है वो ली जाती है बजट को पास करवाने के लिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन कौन से पैसे जाते हैं। तो सरकार का जितना रेवेन्यू होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। सरकार अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है उसके बाद जो पैसे आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। सरकार जो लोन लेती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, और सरकार जो लोन देने के बाद में रीपेमेंट करवाती है वो पैसे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाते हैं। और जो सरकार पैसे खर्च करती है उसमें से अधिकतर पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जाते हैं। अब बजट की बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि बजट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, मतलब संविधान में बजट के बारे में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 112 से 117 के बीच में बजट के बारे में लिखा है, जहां पर आर्टिकल 112 कहता है कि प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है हर वर्ष एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर ले डाउन हो। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट है। नोट करने वाली बात यह है कि भारत के संविधान के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, कहीं से कहीं तक बजट वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। अब जब प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है तो लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर क्यों फिर ये बजट लेके आता है। हम लोग निर्मला सीतारमण की तरफ आज क्यों देख रहे हैं। तो आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के ऊपर एक बार नजर डालो। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ये कहता है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन को लेने के लिए रूल बना सकता है,
और उस रूल के आधार पर प्रेसिडेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि जब बजट लोकसभा के अंदर जाए तो उस लोकसभा के अंदर बिल को पेश करने का, बजट को पेश करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर की दी हुई है। पर जब फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा के अंदर बिल को, बजट को लेके जाता है, पार्लियामेंट के सामने लेके जाता है, तो उस दौरान में वो प्रेसिडेंट की परमिशन लेता है, उससे एक तारीख फिक्स कराता है कि इस तारीख को लेके जाऊं या नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि बजट बनता कैसे। सबसे पहले क्या होता है कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसके अंदर एक बजट डिवीजन है, ये पूरी तरीके से बजट बनाने के ऊपर काम करते हैं। होता यह है कि सितंबर के महीने में अलग अलग मंत्रालय, जैसे होम मिनिस्ट्री, उसके अपने अलग खर्चे हैं, उसकी अपनी अलग स्कीम चलती है, वहीं फैमिली वेलफेयर उसकी अलग स्कीम चलती है, सोशल वेलफेयर अलग स्कीम चलेंगी, ठीक है। तो अलग अलग मंत्रालय की, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अलग खर्चे हैं। तो हर एक मंत्रालय को एक नोटिस, एक सर्कुलर इशू किया जाता है सितंबर के महीने के अंदर, जहां पर उनसे कहा जाता है कि इस वर्ष आपके क्या खर्चे होंगे, उसका एस्टिमेशन हमको भेजो। उसका एस्टिमेशन वो प्लानिंग कमीशन, अपने जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं, उन सबसे कंसल्ट करने के बाद में अपने कुछ स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं। दो प्रकार के स्टेटमेंट जाते हैं, एक स्टेटमेंट होता है रिवाइज स्टेटमेंट, एक होता है बजट स्टेटमेंट। मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये एस्टिमेट है कि इस वर्ष में कितना खर्चा होगा, पर ये एस्टिमेट क्या इसी वर्ष आया है, पिछले वर्ष भी तो आया होगा। अब पिछले वर्ष जितना एस्टीमेट लगाया गया होगा, क्या उतना ही खर्चा हुआ होगा? हो सकता है इससे थोड़ा कम हुआ हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा हुआ हो। तो जितना कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो क्या हो गया, इस वर्ष तक वो रिवाइज स्टेटमेंट हो गया ना। तो पिछले वर्ष का जो स्टेटमेंट हो जाता है वो होता है रिवाइज स्टेटमेंट। पिछली बार उन्होंने भेजा था तो वो वाला कुछ कम था या फिर कुछ ज्यादा था, तो इस बार उसको रिवाइज करके भेजा कि हमारे पिछली बार के खर्चे कुछ इस तरीके से हुए थे, तो इस बार हमको कुछ इतने की आवश्यकता है, और जो जितने की आवश्यकता है इस बार की, उसे कहा जाता है बजट स्टेटमेंट। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, इन स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने एस्टीमेट बताया कि इनके द्वारा इतने खर्चे होंगे। जब ये लोग इस खर्चे को बताते हैं तो उस दौरान में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करते हैं टैक्सेशन के लिए कि किस तरीके का टैक्स रखना है, किस तरीके का नहीं। अब ये जो टैक्स है, इससे कई सारे लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं। इस कारण से वो लोग जो प्रभावित होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी से बात की जाती है, जिसके अंदर फार्मर से बात की जाती है, बिजनेस के यूनियन से बात की जाती है, और फिर डिसाइड किए जाते हैं किस किस प्रकार के टैक्स जो है वो लगाए जाए। इस तरीके से दो भाग हमारे बजट के अंदर बनते हैं, जहां पर एक तरफ होता है खर्चा और एक तरफ क्या होता है कि क्या हम लोग इनकम जनरेट करने वाले, किस तरीके से सरकार का रेवेन्यू होने वाला है। और फिर ये सारी चीज डिस्कस करने के बाद में एक प्री बजट मीटिंग होती है, उसके अंदर जितने भी एस्टीमेट हैं, जितने भी टैक्स हैं, उन सबको कंसोलिडेट करके एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। वो ड्राफ्ट फिर फाइनेंस मिनिस्टर के पास में जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर के सारे कॉल फाइनल होते हैं। वो जो कहता है वो चीज बजट के अंदर डाली जाती है, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर ये जो बजट बनता है उसे प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाता है कंसल्टेशन के लिए, और फिर प्राइम मिनिस्टर उसे बताता है कि हाँ ये रखना ये नहीं रखना, और जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है तो बजट हो जाता है फ्रोज। अब इसके बाद में उसके अंदर कोई नई चीज ऐड नहीं की जाती, जिसके बाद बजट की प्रिंटिंग होती है। जब बजट की प्रिंटिंग होती है उसी दौरान में हलवा सेरेमनी होती है, क्योंकि ये बजट जो होता है वो काफी ज्यादा हाईली सिक्योर डॉक्यूमेंट है। बजट आने के पहले किसी को नहीं पता होता बजट में क्या आएगा। सब लोग अंदाजा लगाते हैं, एस्टीमेट लगाते हैं, पर यह एस्टीमेट किस आधार पे लगता है? यह एस्टीमेट लगता है क्योंकि कई सारे स्टेक होल्डर से ऑलरेडी बात की जा चुकी है। जब स्टेक होल्डर से बात की जा चुकी है तो वो अपने राय रखते हैं कि हो सकता है आने वाले बजट में ये हो सकता है आने वाले बजट में ये हो। बट उस दौरान में ऐसा नहीं होता कि लोगों को बजट बताया जाता है। बजट फाइनली लोगों को तभी पता लगता है जब फाइनेंस मिनिस्टर खुद आके अपनी बजट स्पीच देता है। हलवा सेरेमनी के बाद में यह बजट जो होता है वो हाईली सिक्योर डॉक्यूमेंट जो है वो हो जाता है। अब क्या होता है, अब कुछ इस तरीके से होता है कि सेक्रेटरी जनरल जो होता है लोकसभा का, वो लोकसभा के स्पीकर से, प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद में एक डेट निर्धारित करता है। लगभग ये डेट हर वर्ष सेम रहती है। पहले ये फरवरी के एंड में हुआ करता था, तो अब ये फरवरी के स्टार्ट में होने लगा है। 1 फरवरी के दिन में अब आप देखोगे तो बजट जो है वो लेके आया जाता है, और रोज 11 बजे के दिन
बजट सेरेमनी, बजट स्पीच जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर उस दौरान में देते हैं। अब किस तरीके से बजट का प्रेजेंटेशन होता है? बजट का प्रेजेंटेशन होने के पहले पार्लियामेंट के सामने इकोनॉमिक सर्वे को रखा जाता है, जिसके अंदर पार्लियामेंट को समझ में आता है कि अच्छा पिछले वर्ष क्या हुआ, पिछले वर्ष क्या जीडीपी रही, क्या हुआ एम्प्लॉयमेंट में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि यह समझा जा सके कि आने वाली अर्थव्यवस्था के अंदर क्या जरूरत है और बजट को उस चीज से मैच कराया जा सके। इसके लिए बजट आने के पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो निर्धारित किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है और फिर उसके बाद में वो दिन आता है जिस दौरान में बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। बजट प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमण, और ये पहली ऐसी महिला है जो पिछले 3 बार से लाइन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कहूं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग बजट भी कहते हैं, उसे पेश कर रही हैं। अब किस तरीके से ये बजट पेश होता है? तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो अपनी रॉयल कार में से निकलते हैं, एक रेड कलर का काउच इस तरीके से हाथ में होता है। उस दौरान में हंगरी मीडिया उनके पीछे पीछे चलती है, पूछती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बजट होगा क्या नहीं होगा, और उस दौरान में वो अपने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लोकसभा के अंदर एंटर करती है, जिसके बाद में लोकसभा के अंदर बजट पेश होता है और उसी दौरान में बजट की एक कॉपी राज्यसभा के अंदर जाती है। पर याद रखिएगा कि राज्यसभा केवल उस बजट को डिस्कस कर सकता है, उसके ऊपर वोट या अमेंडमेंट नहीं कर सकता। उसके ऊपर वोट, अमेंडमेंट, चेंजेस, ये सब कुछ करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा का होता है। अब जब बजट पेश किया गया तो उस दौरान में निर्मला सीतारमण या कहूं फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो एक स्पीच देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं बजट स्पीच। ये बजट स्पीच 1-1.5-2 घंटे के आसपास की रहती है, जिसके अंदर वो पूरी बजट की समरी जो है वो पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने पेश करते हैं। जब ये बजट प्रेजेंट हो जाता है तो उसके बाद 3-4 सेशन जो होते हैं वो होते हैं डिस्कशन के। इस डिस्कशन के अंदर क्या होता है, 2 पार्टियां अलग अलग हो जाती हैं। एक तरफ होती है गवर्नमेंट वाली पार्टी, रूलिंग पार्टी कहती है दिस इज अ फैब्यूलस बजट, इससे बेहतर बजट तो कभी आया ही नहीं। इसके अंदर कॉर्पोरेट को इंक्लूड किया गया है, सिक्योरिटी के लिए इतने अच्छे पैसे दिए गए हैं, गरीबों के लिए बात की गई है, फार्मर्स के लिए बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ होती है अपोजिशन पार्टी जो करती है क्रिटिसाइज करती है कि यार इस बार टेररिज्म के बारे में बात है ही नहीं इसके अंदर, ये कोई बजट है, इससे खराब बजट तो हम लोगों ने देखा नहीं। इस तरीके से डिबेट और डिस्कशन बजट के लिए इस दौरान में होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल डिस्कशन होने के बाद में उसी दौरान में फाइनेंस मिनिस्टर के पास में अधिकार होता है कि वो सरकार की बातों का, मतलब जो रूलिंग पार्टी और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर, उन सब के सवालों के, उन सब की चीजों के, उन सब के स्टेटमेंट के रिप्लाई उस दौरान में फाइनेंस मिनिस्टर दे सकती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर उनके रिप्लाई जो है वो इस तरीके से देती भी हैं। और फिर आप देखोगे तो ये बजट को 3-4 हफ्ते के लिए पार्लियामेंट को स्थगित किया जाता है और इन बजट को डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास में भेजा जाता है। ये बजट क्या है? इस बजट के अंदर अलग अलग लोगों की डिमांड्स है, अलग अलग प्रकार के मंत्रालयों की डिमांड है, क्योंकि मैंने बताया कि एस्टिमेशन भेजे थे, होम मंत्रालय ने अपने भेजे, फाइनेंस मंत्रालय ने अपने भेजे, है ना, सोशल वेलफेयर ने अपने भेजे, महिला और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, उनके मंत्रालय ने अपने अलग एस्टीमेट भेजे। उन एस्टीमेट के अनुसार उनकी डिमांड बनाई गई कि हमारी इतनी डिमांड है, हमको इतने पैसे लग रहे हैं। अब वो डिमांड को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उन डिमांड के अंदर क्या कमियां हैं नहीं है, उन सारी चीजों को स्क्रूटिनाइज किया जाता है डिपार्टमेंटल कमिटी द्वारा। 24 अलग अलग डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं। जैसे होम मंत्रालय ने कोई से एस्टिमेशन भेजे हैं, होम मंत्रालय की कोई डिमांड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उसकी एक अलग डिपार्टमेंटल कमेटी होगी। उसकी डिपार्टमेंटल कमेटी के पास में ये सारा एस्टिमेशन जो है, सारी डिमांड जो है वो जाएंगी और वो स्क्रूटिनाइज करेगी। ये नोट करने वाली बात है, डिपार्टमेंटल कमिटीज गवर्नमेंट की या मिनिस्ट्री की नहीं होती है। ये कमिटीज जो होती है ये पार्लियामेंट की होती है। मतलब अब जो डिमांड है उसको स्क्रूटिनाइज करती है पार्लियामेंट और लोकसभा। इसके पहले तक क्या होता था 1993 तक कि लोकसभा खुद बैठ के वहां पर डिस्कस करती थी, डिबेट करती थी और समझने की कोशिश करती थी कि ये बजट सही है या नहीं है। पर उसके बाद से ये स्टैंडिंग कमेटी का रोल जो है वो उभर के आने लगा।
फिर स्टैंडिंग कमेटी 3-4 हफ्तों के बाद में अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिस रिपोर्ट को लोकसभा के सामने प्रेजेंट किया जाता है, राज्यसभा के सामने भी प्रेजेंट किया जाता है, और फिर ये दोनों समझते हैं कि बजट कैसा है कैसा नहीं है। इन रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस हाउस के ऊपर कि उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। खैर वो बात आज अलग आती है कि लोकसभा ही उसे एक्सेप्ट करना या ना करने पे डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वही बजट के अंदर अमेंडमेंट यानी कि संशोधन और वोट जो है बजट पे ये लोकसभा करती है। अब फिर क्या होता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि ये जो बजट है वो अब लोकसभा के सामने आ गया। अभी तक इस बजट के अंदर जो भी चीजें थी वो क्या थी, वो थी डिमांड। अब इस डिमांड को क्या बनाना है, अभी तो मिनिस्ट्री ने डिमांड दी है, डिमांड की है, उस डिमांड को लोकसभा क्या करेगी, ग्रांट देगी कि हाँ मंजूरी, ग्रांट। तो ये जो डिमांड है उसको ग्रांट बनाने के लिए वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होती है, जहां पर एक एक करके डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग मंत्रालय वाइज अपनी अपनी डिमांड को, जो बजट के अंदर डिमांड होती है वो सारी डिमांड को लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। लोकसभा के अंदर उसे फिर वोट किया जाता है। याद रखना कि लोकसभा ही वोट कर सकती है, राज्यसभा नहीं करेगी, और लोकसभा भी जो वोट करेगी वो केवल वोटेबल पार्ट पे करेगी। क्या नॉन वोटेबल पार्ट भी होता है बजट में? हाँ, नॉन वोटेबल पार्ट जो होता है उस नॉन वोटेबल पार्ट को हम लोग कहते हैं कि ये जो पार्ट है वो है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, जिसके ऊपर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, ताकि वो लोग इंडिपेंडेंट रहे, पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर ना रहे, तो उनकी सैलरी को एक्सपेंडिचर चार्ज में डाला जाता है, ताकि वो लोग का जो पैसे हैं वो खुद ब खुद पास हो। उसके अंदर कोई वोट की जरूरत नहीं लगती है। जिन चीजों में वोट की जरूरत लगती है वो है सरकार कौन सी स्कीम चलाएगी, पॉलिसी चलाएगी, उन सारी चीजों के ऊपर, तो उनके ऊपर वोट किया जाता है। जब ये वोट किए जाते हैं तो उस दौरान में अलग अलग मोशन जो है वो लाए जा सकते हैं। जैसे कोई सी पॉलिसी आई, इस पॉलिसी को किसी गवर्नमेंट ने कहा कि हमको 100 करोड़ की आवश्यकता है, उस दौरान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर लोकसभा का कोई भी मेंबर जो है वो उठेगा और वो कहेगा कि आई वॉन्ट टू हैव अ पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन क्या होता है? इसके अंदर कहा जाता है कि यार ये 100 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, इस स्कीम को तो हम लोग केवल 1 रुपए देंगे। मतलब कि डिमांड की प्राइस को कम करके 1 रुपया कर दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर ये 1 रुपया हो गया, मतलब वो पॉलिसी, कोई सी पॉलिसी ऐसी है क्या कि 1 रुपए में चल जाए? अब 1 रुपए में तो मेलोडी ठीक से नहीं आती है ना, तो आप देखोगे तो 1 रुपए के अंदर तो पॉलिसी चल नहीं सकती। मतलब यह कहा जाता है इस मोशन के द्वारा, पॉलिसी कट मोशन के द्वारा, कि हम लोगों को वो पॉलिसी ही एक्सेप्टेड नहीं है। जब ये पॉलिसी कट मोशन पास हो जाता है तो उसके अंदर सेंसर हो जाता है कंप्लीटली मिनिस्ट्रीज का। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं अब वो काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि ऐसा जनरली होता नहीं है कि पॉलिसी कट मोशन पास हो जाए, क्योंकि लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी किसकी रहती है? मिनिस्टर्स की रहती है, गवर्नमेंट की रहती है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट बनाया है उसके अंदर पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस तो होते हैं, पर वो पास जनरली नहीं होते, क्योंकि सरकार मेजॉरिटी में है, क्योंकि लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। दूसरा कट मोशन होता है इकोनॉमी कट मोशन, जिसके अंदर यह कहा जाता है कि 100 करोड़ की आप मांग तो कर रहे हो, पर ये 100 करोड़ बहुत ज्यादा है इस स्कीम के लिए, इसको कम करके 80 करोड़ हम लोग देंगे। किसी स्पेसिफाइड अमाउंट से कम किया जाता है। इस केस में कोई सेंसर ऑफ मोशन नहीं होता, ये काफी मतलब लेजिटिमेट कट मोशन होता है। इसके अलावा एक और मोशन होता है टोकन कट मोशन। पहले में पॉलिसी के पूरे पैसे ही ले लिए, दूसरी बार में कुछ निर्धारित रूप से कम किया। तीसरा जो है वो टोकन कट मोशन है, जिसके अंदर 100 रुपया जो है वो पॉलिसी में से कम किया जाता है। 100 रुपए कम करके क्या कर लोगे? 100 रुपए क्या बचा लोगे? तो 100 रुपए कम करने से टोकन कट मोशन से ये होता है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि पॉलिसी तो लाई गई है पर इससे अपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं है, अपोजिशन को ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी है। ये दर्शाता है टोकन कट मोशन। इस तरीके से अलग अलग कट मोशन जो है वो बजट के डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर वोट होने से पहले आ सकते हैं। पर ये कट मोशन
होते क्यों हैं? क्योंकि लोकसभा के अंदर सीधी सी बात है, बहुमत सरकार की है, जो पार्टी वो बजट लेके आ रही है उसकी है, तो ये कभी कट मोशन ज्यादा पास होते नहीं है। तो ये कट मोशन है क्यों? ये कट मोशन हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी जानकारी के लिए, हमको पता लगता है कि इस पॉलिसी पे ये कट मोशन आया, इस पॉलिसी पे ये कट मोशन आया, जिस दौरान में उसकी कमियों को दर्शाया गया, तो हमको उसके बारे में जानकारी पता लगती है। ये एक्सप्रेशन है अपोजिशन गवर्नमेंट का, अपोजिशन पार्टीज का भी, कि हम लोगों को ये स्कीम पसंद ही नहीं है, थोड़ी पसंद है या फिर थोड़ी भी पसंद नहीं है। इस चीज के ऊपर वो एक्सप्रेशन भी ये मोशन, कट मोशन जो है वो दर्शाते हैं। अब जो टोटल टाइम होता है वोटिंग का, वो होता है 26 दिन का। 26 दिन के अंदर पूरे बजट के जितनी भी डिमांड होती है उनके ऊपर वोट करना होता है। मान लो 25 दिन हो गए और कई सारी डिमांड अभी भी बची हुई है, तो उसके बाद में गिलेटिन जो है वो पास किया जाता है। गिलेटिन पास किया जाता है स्पीकर द्वारा। स्पीकर कहता है गिलेटिन, इसका मतलब ये कि अब जो बची हुई जितनी भी डिमांड है उन सबको हम लोग एक साथ ले रहे हैं, पूरी सारी डिमांड पे एक साथ वोट कर देंगे। और ये गिलेटिन अगर पास होता है तो पूरा बजट जो है वो पास हो जाता है। इस बजट के पास होने से क्या होता है, अब समझना, समझो ये कि हमारी जो बजट है उसके अंदर दो प्रकार की चीजें दिख रही है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, एक है सरकार का रेवेन्यू और दूसरा है सरकार की रिसिट यानी कि एक्सपेंडिचर। ये दो प्रकार की चीजें हमको दिख रही है। जो रेवेन्यू सरकार ले रही है, जो सरकार का रेवेन्यू होगा, उस सरकार को रेवेन्यू लेने के लिए लोकसभा से एक बिल पास कराना होता है, फाइनेंस बिल। फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंस बिल होता है। और वही जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन एक्सपेंडिचर्स को एक साथ लाके एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास कराना होता है। ये जो ग्रांट की डिमांड हुई है, वोटिंग हुई है, उन सारी वोटिंग के बाद में जब ये पास हो गया तो ये एक एप्रोप्रिएशन बिल बन चुका है। अब ये एप्रोप्रिएशन बिल भी एक साथ मिलकर पास किया जाता है लोकसभा के अंदर, फिर इसे राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है, फिर प्रेसिडेंट इसको असेंट देता है और उसके बाद में ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो अगर पास हो जाता है तो ये एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। जब ये एप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है तो उसके बाद में एक्सपेंडिचर के जो पैसे हैं वो सरकार को दे दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको फाइनेंस बिल दिखेगा। फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल मैंने अभी ही बताया। फाइनेंस बिल का मतलब है कि सरकार को कहां से कितना टैक्स आएगा। सरकार वो भी तो निर्धारित करेगी, केवल खर्चा निर्धारित करेगी तो इनकम क्या करेगी? इनकम को निर्धारित यहां से किया जाता है, कहां से रेवेन्यू कितना आ रहा है, उस रेवेन्यू के लिए हम लोग देखते हैं फाइनेंस बिल। ये जो फाइनेंस बिल होता है ये प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 से बनाया जाता है और इस एक्ट के अंदर ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फाइनेंस बिल को पास कराने के लिए 75 डेज का समय चाहिए होता है और इसके अंदर लीगलाइज रूप से सरकार के क्या पैसे होंगे, सरकार कहां से अपनी इनकम जनरेट करेगी, उसकी साइड जो है वो बन जाती है। इस तरीके से कंप्लीट बजट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पास होता है। अब ये जो बजट था ये एक एस्टिमेशन है साल के पहले कि हमको इस स्कीम में इतने पैसे लगेंगे। अगर कुछ कम पड़ता है, कुछ ज्यादा हो जाता है, कोई सी नई स्कीम लानी पड़ती है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की ग्रांट्स होती है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट और सारी ग्रांट्स। वो ग्रांट डायरेक्टली बजट पार्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण से हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो और अगर दोस्तों आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जाओ कोड यूज करो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर 30 और 31 तारीख को 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। और इस SRC10 कोड से फायदा क्या होगा ये समझना थोड़ा सा। क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में किसी गाइडेंस की जरूरत होती है। कोई हो ऐसा जो गाइड कर दे, बता दे किस तरीके से तैयारी करना है। कोई हो ऐसा जिसको हम लोग बताएं कि हमारी तैयारी कहां तक हुई है और कितनी होनी बाकी है, रिपोर्ट कर सके ताकि हम लोग हमारी पढ़ाई से ना भटके। कंप्लीट स्ट्रेटेजिक रूप से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा अगर आप कोड यूज करते हो SRC10। मेरे को उस चीज का स्क्रीनशॉट भेजते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां पर आप मेरे को कांटेक्ट करते हो कि हमने SRC10 कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लिया है
तो उसके बाद में मेरे द्वारा आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, जहां पर मैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अनअकैडमी का बेस्ट यूज कैसे करना है। उन सारी चीजों के लिए आप एसआरसी 10 कोड यूज करो और दोस्तों मैं तुम्हारा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।